हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं कि अभिक्रिया वेग जो होता है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है ना। वहां पर टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी को देखने के बाद यहाँ जो अपन पढ़ेंगे वो हमारे पास क्या निकल गया। देखना, जरा अपन टेम्परेचर की बात कर रहे थे तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी को एक समीकरण जो होता है आर्यनीय सिद्धांत, इसकी व्याख्या करता है। देखो, अगर अपन बात करें आर्यनीय सिद्धांत की तो अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे कि अभिक्रिया वेग क्या होता है, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। क्रिया कारकों की सांद्रता बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा, घटा दे तो क्या हो जाएगा, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, वेग नियतांक बढ़ेगा या घटेगा। इन संकीर्ण ऊर्जा आप बढ़ा दोगे तो अभिक्रिया का वेग घटेगा या बढ़ेगा। इन सब बातों का निचोड़ जो है वो निकाल के लेकर आता है कौन, आर्यनीय सिद्धांत। तो आर्यनीय सिद्धांत क्या कहता है कि हमारे पास जो वेग नियतांक होता है या अभिक्रिया का जो वेग होता है, सीधी सी भाषा में अभिक्रिया का जो वेग होता है उसकी टेम्परेचर या तापमान पर जो निर्भरता होती है उसकी व्याख्या करने का काम कौन करता है, हमारे पास आर्यनीय कॉन्सेप्ट या आर्यनीय सिद्धांत। अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि जो टेम्परेचर जब आप बढ़ा रहे थे, अगर आपने तापमान बढ़ाया था तो तापमान बढ़ाने पर क्या बढ़ा था, जेड बढ़ा था, टक्कर आवृत्ति बढ़ी थी। प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या, जिसे हम टक्कर आवृत्ति कह रहे थे, उसका मान बढ़ रहा था। और टक्कर आवृत्ति का मान बढ़ रहा था तो हमने क्या कहा था कि सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ रही थी। क्या बढ़ रही थी, सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ रही थी, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड, सक्रिय अणुओं की संख्या क्या हो रही थी, हमारे पास बढ़ रही थी। ठीक है। अब सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ने का मतलब ये हो गया कि जो अणुओं की ऊर्जा जिनकी पहले कम होती थी उनकी ऊर्जा बढ़ करके किसके बराबर हो जा रखी है, सक्रियण ऊर्जा के बराबर हो रखी है या सक्रियण ऊर्जा से ज्यादा होने वाली। ठीक है। तो हमने कहा था कि सक्रियण ऊर्जा का कितना अंश जो होता है वो सॉरी, अणुओं का कितना अंश जो होता है जिनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा होती है। तो सक्रिय अणुओं का अंश कितना है हमारे पास, सक्रिय अणुओं का अंश जिनकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उससे क्या हो, ज्यादा हो, क्या उससे ज्यादा हो। तो भैया हमने क्या कहा था, ये जो हमारे पास अंश आता है वो आता है e की पावर माइनस ई ए बटा आर टी। सक्रिय अणुओं का इतना अंश जो है इनके पास जो ऊर्जा होगी वो या तो सक्रिय ऊर्जा के बराबर होगी इन अणुओं की, या फिर ऊर्जा होगी उससे ज्यादा होगी। क्योंकि सक्रिय ऊर्जा आपके पास मिनिमम क्राइटेरिया है आपको टक्कर करने के लिए प्रभावी वाली। ठीक है। तो मैंने कहा कि भैया देखो, जब आपके पास ये प्रभावी टक्कर का अंश है जो क्या करता है, उत्पाद में बदलेगा, तो हम क्या कहते हैं कि आपका जो अभिक्रिया का वेग होगा, क्या बोलेंगे, अभिक्रिया का वेग होगा वो किसके ऊपर नहीं बदलेगा, सक्रिय अणुओं की टक्कर के, सक्रिय अणुओं की जो संख्या होती है उनके ऊपर करेगा। तो मैंने कहा कि यहाँ जो वेग है वो किसके समानुपाती आ जाएगा, e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। जब आपका वेग जब बात करेंगे तो वेग बढ़ने का मतलब क्या, आपका जो वेग नियतांक होता है वो भी क्या होगा, बराबर समानुपातिक है किसके, e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया कि आपने सक्रिय ऊर्जा की बात की थी, तो जिन अब सक्रिय अणुओं का, सक्रिय अणुओं की ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा होती है, वे प्रभावी टक्कर करते हैं। तो आपने क्या कहा कि अभिक्रिया का जो वेग निर्भर करेगा वो केवल और केवल उन सक्रिय अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा जिनकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा होती है। तो कितने अणुओं की संख्या सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा होती है, तो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है, e की पावर माइनस ई ए बटे आर टी। तो यहां से विकिरण का वेग डिपेंड करेगा किसके ऊपर, e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी के समानुपाती हो जाएगा। हम क्या कह देंगे, वेग नियतांक वो भी समानुपाती हो जाएगा e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो यहां जैसे अपने क्या हटाया, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई ना कोई क्या आता है हमारे पास, वैल्यू आती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, k इक्वल टू ए आ जाएगा नियतांक हटाने, नियतांक e की पावर माइनस आ जाएगा हमारे पास ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे k क्या है, यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे e की e a क्या है, r क्या है, t क्या है। तो चलो अपन बात कर लेते हैं इनकी। तो मैंने कहा यहाँ पे आपके पास जो k आ रहा है वो k क्या हमारे पास, अभिक्रिया का वेग नियतांक है, वेग स्थिरांक बोलो, अभिक्रिया का वेग नियतांक।
ठीक है, यहाँ जो ए आ रहा है वो ए क्या है भाई, किसकी बात कर रहे हैं अपन, आरएनएस ने सिद्धांत दिया था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको अपन बोलते हैं आरएनएस नियतांक। क्या बोलते हैं अपन, आरएनएस नियतांक, या फिर इसको बोलते हैं आवर्ती गुणांक बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, आवर्ती गुणांक, फ्रीक्वेंसी कोफिशिएंट, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पूर्वचर घातांकी गुणांक, पूर्वचर घातांकी गुणांक कौन है ए। तो यहाँ की तो क्या हो गया, विकिरण का वेग नियतांक हो गया, ए क्या हो गया, इसे अपन आरएनएस नियतांक बोल सकते हैं, या फिर आवर्ती गुणांक बोल सकते हैं, या फिर पूर्वचर घातांकी गुणांक बोल सकते हैं। आरएनएस कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कोफिशिएंट और प्री एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, अब मैंने कहा यहाँ ई ए क्या है भैया, ई फॉर एनर्जी, ए फॉर एक्टिवेशन, एक्टिवेशन फॉर क्या हो जाएगा, सक्रियण, ई फॉर क्या हो जाएगा, ऊर्जा। मतलब क्या होती है हमारे पास, ए सक्रियण ऊर्जा होती है। यहाँ आर क्या है भैया, आर जो होता है वो क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, गैस नियतांक होता है। क्या होता है, गैस नियतांक। आप अच्छे से जानते हैं गैस नियतांक के बहुत सारे मान होते हैं, डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मात्रक ले रहे हैं इसके पास। तो आर जो होता है उसके मान देखो, अगर जूल में लोगे तो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। अगर आप किसमें लेते हो, एटमॉस्फेयर लीटर में, तो इसकी वैल्यू होती है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर इनवर्स। अगर मैंने कहा भैया कैलोरी में ले लो, कितनी हो जाएगी, 2 कैलोरी। तो ये आर की वैल्यूज होती हैं, डिपेंड करता है आप इसके क्या लेते हो, इकाई क्या लेते हो। भैया टी बचा हमारे पास, तो टी क्या होता है हमारे पास, टी फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर फॉर क्या होता है, तापमान, और तापमान हमेशा किसमें लेते हैं, केल्विन इकाई में लेते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास जो सामने आ रखा है वो कौन है, आरएनएस का समीकरण है। अब इस आरएनएस समीकरण में हमें पता चल गया कि क्या है, ए क्या है, ई ए क्या है, आर क्या है और टी क्या है। तो मैं अगर यहां से देखूं, देखो आपने यहां लिखा कि सक्रिय अणुओं का वह अंश जिसकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा होती है, वे अणु कितने होते हैं, ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो मैं इस समीकरण से आपके पास एक देखना, इस समीकरण से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो मैं यहाँ k को डिवाइड कर दूं किससे, आरएनएस फैक्टर, आरएनएस गुणांक से। तो यहाँ जो वैल्यू होगी वो किसकी हो जाएगी, e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। इधर देखो, ये e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी किसकी इक्वल है, k अपॉन ए की। इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास सक्रिय अणुओं का अंश है जिनकी ऊर्जा इसके बराबर या उससे ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां अपन इसको क्या बोलेंगे, e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, या k अपॉन ए जो होता है वो क्या होता है, सक्रिय अणुओं का वह अंश जिसकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा होती है, वो क्या होता है, k बाई ए बोल सकते हैं अपन, या फिर e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी बोल सकते हैं। बात समझ आ गई ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमान नियतांक भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या होता है, आरएनएस का समीकरण होता है। तो आरएनएस का समीकरण हमारे पास क्या है, k इक्वल टू ए की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कहां से आया है हमारे पास समीकरण आरएनएस वाला। तो आपके पास क्या था समीकरण, k बराबर ए की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इसको नेचुरल लॉग के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो लॉग में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले अपन ln के ले लेते हैं, क्या लेते हैं, ln में चेंज करते हैं। तो ln के इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास, ln a, ln बोलो या फिर क्या बोलो, log की बेस में e, दोनों का मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉग होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, एक ही मतलब होता है इनका। तो ln के इक्वल टू ln a माइनस ये वाला जो ऊपर वाला कंपोनेंट कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा, देखा ना यहाँ पे ये कंपोनेंट नीचे आएगा तो क्या आएगा, ई ए अपॉन आर टी, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, log बेस में ई, और क्या बचेगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, देखो एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन क्या होगा हमारे पास, आर टी। ये हमारे पास आ गया आरएनएस का समीकरण, किसके अंदर, एलन की फॉर्म में। लेकिन भैया हमें तो लॉग में निकालना है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम,
हम ये जानते हैं कि ln की जो वैल्यू होती है, अगर इसको आप log में बदलोगे तो ln भैया जब log में जाएगा तो क्या आएगा, ln इक्वल टू 2.303 और log के आधार में कितना है, तो ये वैल्यू आप यहाँ समीकरण में पुट करोगे तो यहाँ ln की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, 2.303 log बेस में कितना 10। चलो करते हैं, तो यहाँ ln की जगह क्या पुट कर दूं मैं, 2.303 log आधार में 10 और यहाँ क्या आ जाएगा, इक्वल टू, यहाँ भी क्या होगा, वही ln वाला मान रख दो, 2.303 log आधार में 10 और कितना आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस ई ए बटा आर टी। यहाँ कोई ln नहीं है तो कोई log भी नहीं आएगा। अब देखो ये समीकरण थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, 2.303, तो मैं क्या कर देता हूँ, इस पूरे समीकरण के अंदर किसका भाग लगा देता हूँ, 2.303 का। तो समीकरण में क्या कर दिया आपने, 2.303 का क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। तो भैया भाग लगाने पर क्या होगा, भाग लगाया तो ये वाला 2.303 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और कहाँ चिपक जाएगा, नीचे चिपक जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास समीकरण आएगी, देखना जरा। मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कट गया, आपस में क्या बचेगा हमारे पास, log बेस 10 में की इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, log बेस 10 ए बचेगा माइनस, यहाँ भाग लगाया आपने तो 2.303 यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया, यहाँ कहा जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या आएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये हमारे पास जो समीकरण आई है वो किस फॉर्म में आई है, log की फॉर्म में। ये किस में थी, ln की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, आरएनएस समीकरण आ गया log की फॉर्म में, बात समझ आ गया। अब एक बात बताओ जरा, ये तो हमारे पास आरएनए समीकरण हो गया, लेकिन आपने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि आरएनए समीकरण या आरएनए सिद्धांत क्या कहता है कि अभिक्रिया का वेग टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, इसकी व्याख्या करता है। देखो आरएनए समीकरण में हमारे पास बेसिक जो फॉर्मूला था वो ये था ना, तो इस आरएनए ने किया क्या था, वेगनीयता, संकीर्ण ऊर्जा और तापमान में एक संबंध स्थापित किया था, जिससे हम सब चीजें आसानी से पता कर सकते हैं कि आप संकीर्ण ऊर्जा बढ़ाओगे तो क्या होगा, भाई संकीर्ण ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो वेग नियतांक घटता है, वेग नियतांक घटेगा तो आपकी विकिरण का वेग भी घट जाएगा, अपन पढ़ते आगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आरएनएस का समीकरण आ गया, ठीक है। तो इस आरएनएस के समीकरण से अगर मैं कहता हूं कि T1 तापमान पर या T1 ताप पर, तो भैया T1 ताप पर क्या होगा, आपके पास समीकरण बना लो। T1 ताप पर आपका जो वेग नियतांक है वो मान लिया क्या है, K1 है। तो समीकरण क्या लिखोगे आप, log बेस 10 K1 इक्वल टू log बेस 10 A क्या है, पूर्वाचर घातांक की गुणांक आरएनएस गुणांक या आवर्ती गुणांक होता है, इसका मान क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, माइनस क्या हो जाएगा ई ए अपॉन 2.303 आर, टेम्परेचर कितना आ जाएगा T1। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी हमारे पास। अब आपने तापमान बढ़ाया घटाया डिपेंड नहीं करेगा, मैंने कहा कि आपने कह दिया तापमान को बढ़ाकर T2 कर दिया, तो T2 ताप पर आपका वेग नियतांक क्या ले लेते हैं अपन, K2 ले लेते हैं। तो यहां से जो समीकरण बनेगी उसमें K की जगह क्या कर देंगे अपन, K2, और T की जगह क्या कर देंगे T2। क्या आएगा, log बेस 10 K2 इक्वल टू log बेस 10 A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2। समीकरण कितने बना लिया आपने, 2 बना लिया। अब आपको क्या करना है, अंतराल समीकरण बनाना है कि दोनों टेम्परेचर के डिफरेंस के ऊपर आपका वेग नियतांक कैसे वेरी करेगा, अभिक्रिया का वेग कैसे चेंज होगा। तो क्या करता हूं, समीकरण 2 में से घटा दो, किसको, समीकरण, तो समीकरण 2 ये वाला है और समीकरण 1 ये वाला। देखो ये वाला हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये वाली इक्वेशन हमारे पास है सेकंड। तो दो में से एक को घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, log बेस 10 K2 माइनस log बेस 10 K1, ये आएगा। इधर वाला घटक क्या होगा, इसमें से घट जाएगा, ये इसमें से ये जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल। भाई सेकंड वाले में से आप पहले वाला घटाओगे तो ये प्लस का ये माइनस का आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ कॉमन क्या आएगा, ई ए बटे 2.303 कॉमन आएगा इन दोनों इक्वेशन में। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, ई ए बटे 2.303। देखो नीचे वाले से करते हैं अपन, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला घटाना है, सेकंड वाला log बेस 10 K2 है माइनस log बेस 10 K1 आ गया।
यहाँ अपने पास log बेस 10 ए आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या है माइनस का ई ए बटे 2.303 आर टी टू, तो माइनस का ई ए बटे 2.303 आर टी टू, इसमें से माइनस करेंगे ये वाला, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और क्या बचेगा हमारे पास ई ए बटे 2.303 आर टी वन। ठीक है, तो यहां से हमारे पास सोल्व करेंगे इसको, तो क्या आएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो log बेस 10 a माइनस log बेस 10 b को अपन क्या लिख सकते हैं, log बेस 10 a अपॉन b लिख सकते हैं। log बेस 10 a माइनस log बेस 10 b को आप log बेस 10 a अपॉन b लिख सकते हैं। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, देखना जरा, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया log बेस 10 k2 डिवाइड बाई log बेस 10 q इक्वल टू, यहाँ कॉमन क्या है ई ए अपॉन 2.303 आर वाला भाग को कॉमन है, तो यहाँ आपने क्या ले लिया ई ए अपॉन 2.303 आर कॉमन ले लिया। कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 1 अपॉन टी टू, क्या बचेगा माइनस 1 अपॉन टी टू, और यहाँ क्या बचेगा प्लस 1 अपॉन टी वन। इस वाले भाग को अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा माइनस 1 बटा टी टू बचेगा, और यहाँ अगर इसको आपने कॉमन ले लिया क्या बचेगा 1 बटा टी वन। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये माइनस वाला है टी टू और ये प्लस वाला है टी वन, तो ये टी वन तो प्लस वाला इधर आ गया और ये माइनस वाला टी टू लिख सकते हैं। क्या ले लो एलसीएम ले लो भाई, तो एलसीएम ले लो। देखो ये हमारे पास क्या हो गया अंतराल समीकरण हो गया, T1 एवं T2 टेम्परेचर पर क्या होगा, T1 एवं T2 टेम्परेचर पे वेग नियतांकों का जो हमारे पास समीकरण प्राप्त होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, log बेस 10 k2 बटा k1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 r, और यहाँ अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा T1 T2 आएगा, तो T1 से T1 कॉमन है तो T2 माइनस T1। ये हो गया हमारे पास अंतराल समीकरण, और ये क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, हमारे पास नीट में भी पूछा गया है, और ये हमारे पास इंजीनियरिंग एग्जाम्स के अंदर भी डायरेक्ट पूछा गया है कि T1 एवं T2 टेम्परेचर के ऊपर अगर वेग नियतांकों का अनुपात पूछे तो कितना होता है, log बेस 10 k2 by k1 इक्वल टू E अपॉन 2.303 r, और क्या हो जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये हमारे पास क्या था अंतराल समीकरण था, किसका आरएनएस सिद्धांत के अनुसार। अब देखो आरएनएस समीकरण यहाँ पे खत्म हो जाता है, ये हमारे पास आरएनएस समीकरण है, आपकी इसके ऊपर कितने भी न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इस आरएनएस सिद्धांत से रिलेटेड कुछ ग्राफ प्लॉट करने होते हैं आपको, और उस ग्राफ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ढाल पता है तो आप उसकी संकीर्ण ऊर्जा भी ज्ञात कर सकते हैं। चलो वापस से रिपीट करते हैं भैया, क्या था k बराबर a की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहां से अपन ने ln की फॉर्म में क्या निकाला था, ln की इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। समीकरण पहला ये है। ग्राफ बनाना है आपको, क्या करना है ग्राफ प्लॉट करना है। पूछा किसके मध्य करना है, तो मैंने आपको कहा कि ग्राफ आपको प्लॉट करना है ln k और 1 अपॉन t के मध्य। तो देखो ग्राफ का तो वही रूल है y बराबर mx प्लस c, आप उसकी ढाल देख लो, उसका अंतःखंड देख लो, बस अपने आप ग्राफ बन जाएगा। तो भैया y x के ऊपर आपने किसको लिया है ln की, x पे किसको लिया आपने 1 अपॉन t को लिया है, इसके ऊपर है ये x एक्सिस के ऊपर। तो हम जानते हैं कि x x के साथ जो आएगा वो उसकी क्या बताएगा ढाल बताएगा। तो x x के साथ वाला घटक कितना आ रहा है माइनस ई ए अपॉन आर आ रहा है, इसका मतलब इस ग्राफ की जो ढाल होगी वो माइनस ई ए अपॉन आर के बराबर होगी। तो यहां से पता क्या चला कि ग्राफ की ढाल कैसी है नेगेटिव, मतलब ग्राफ आएगा तो नीचे, लेकिन ऊपर से नीचे आएगा कि नीचे से नीचे आएगा नहीं पता। क्या देखना पड़ेगा अंतःखंड, ये जो बचा हुआ भाग होता है वो हमारे पास क्या होता है अंतःखंड, और अंतःखंड यहाँ पे कितना है ln a है, जो कितना है प्लस या माइनस, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होगा प्लस। तो अंतःखंड का मान कैसा है धनात्मक, अंतःखंड धनात्मक है, ढाल ऋणात्मक है, मतलब ग्राफ कहां से जाएगा भैया ऊपर से नीचे जाएगा। तो ये हमारे पास ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से।
ठीक है। तो यहाँ जो इसकी ढाल है उस ढाल का मान कितना है माइनस ई ए अपॉन आर। यहाँ जो इसका अंतःखंड है उसका मान कितना है, यहाँ पे जो अंतःखंड होता है उसका मान कितना है एल एन। और ये हमारे पास क्या आ गया ग्राफ आ गया इसका एल एन के और 1/t का ग्राफ। ठीक है। अब अगर मैंने कहा कि इसको लॉग की फॉर्म में बदल दो, इसको मिटा देता हूं मैं। हमने लॉग की जो वैल्यू निकाली थी तो लॉग का अगर आप कुछ इस तरीके से देखना जरा, लॉग की क्या है हमारे पास log बेस 10 के इक्वल टू log बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। ये समीकरण आई थी। अगर इससे मैं आपको कहूं कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है, आप तो एक्सपर्ट हो ग्राफ बनाने में, किसके मध्य log बेस 10 की, तो वाई एक्स पे ले लिया आपने log बेस 10 की और इधर एक्स एक्सिस पे ले लिया आपने 1/t। तो भैया क्या देखोगे, दो चीज देखनी है, ढाल बताओ और अंतःखंड बताओ। तो भैया एक्स देखो, क्या देखो एक्स देखो, तो एक्स पे कितना है 1/t। तो एक्स एक्सिस के साथ जो आएगा क्या बताएगा ढाल बताएगा, एक्स एक्स के साथ आने वाला क्या बताएगा ढाल। जरा देखो क्या आएगी। तो मैंने कहा कि भैया ढाल का मान तो हमें कुछ दिख रहा है माइनस ई ए अपॉन 2.303 आ, बोले तो ढाल कैसी है ऋणात्मक। ये तो पता चल गया कि ग्राफ आएगा नीचे, लेकिन ऊपर से या नीचे से नीचे देखना पड़ेगा क्या अंतःखंड। आ जाओ, ये क्या बचा हमारे पास अंतःखंड कैसा है ऋणात्मक। इसका मतलब ग्राफ कहां से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा। तो इसकी ढाल कितनी हो जाएगी हमारे पास माइनस ई ए अपॉन 2.303 और इसका अंतःखंड कितना होगा भैया log बेस 10। भाई हमें क्वेश्चन में दे देगा कि आपके पास किसी ग्राफ की ढाल इतना इतना है तो ग्राफ की संकीर्ण ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो उस अभिक्रिया में हम संकीर्ण ऊर्जा ज्ञात करने के लिए ढाल का मान रख देंगे, संकीर्ण ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे। यहाँ हमारे पास क्या है देखना, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या है हमारे पास इस वाले ग्राफ से ढाल कितनी है हमारे पास, ढाल इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन। अगर आपको यहां से संकीर्ण ऊर्जा पूछे तो क्या कर दोगे, ढाल को मल्टीप्लाई कर दोगे किसकी वैल्यू से आर की वैल्यू से, तो ये किसका माना जाएगा संकीर्ण ऊर्जा का मान। लेकिन इस ग्राफ से अगर आप निकालोगे तो क्या लिखोगे, हमारे पास क्या है देखो, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। हमारे पास क्या है कि ढाल की जो वैल्यू है वो माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर के इक्वल। तो यहां से संकीर्ण ऊर्जा का मान कितना आ जाएगा, ढाल जो होती है उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 आर से। तो ये किसका मान आ जाएगा हमारे पास संकीर्ण ऊर्जा का। तो हमें ग्राफ में दी गई किसी भी डाटा से हम किसी भी वैल्यू का मान निकाल सकते हैं। अगर ढाल पता है तो संकीर्ण ऊर्जा निकाल लेंगे और संकीर्ण ऊर्जा पता है तो हम ढाल निकाल लेंगे। पुट क्या करना है, आर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमारे पास खत्म हो जाता है कौन सा आरएनएस समीकरण। अब देखो आरएनएस समीकरण से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको मैं करवा देता हूं। तो आरएनएस समीकरण जो हमारे पास था इसमें से एक क्वेश्चन आपको बेसिक करवा देते हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। आरएनएस समीकरण हमें समझ में आ गया कि आरएनएस ने किया क्या था। वेग नियतांक जो होता है हमारे पास आवर्ती गुणांक होता है और वेग नियतांक आवर्ती गुणांक और संकीर्ण ऊर्जा के मध्य संबंध स्थापित किया था। क्या कहते उन्होंने संबंध स्थापित, और उस संबंध से जो निकल के आया था उसे क्या कहते थे आरएनएस नियतांक, आरएनएस समीकरण कहते थे। क्या कहते थे आरएनएस समीकरण। चलो एक छोटा सा एग्जांपल है वो कर लेते हैं अपन। देखना क्वेश्चन है कि हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन दे रखा है और हाइड्रोकार्बन का जो विघटन हो रहा है वो इस समीकरण के अकॉर्डिंग हो रखा है कि K इक्वल टू 4.5 इंटू 10 की पावर 5 10 की पावर 11 सेकेंड इनवर्स। यहाँ क्या दे रखा है कि किसी हाइड्रोकार्बन का विघटन हो रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। K की वैल्यू आ रही है हमारे पास 4.5 इंटू 10 की पावर 11 सेकेंड इनवर्स, और यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है e की पावर माइनस 28,000 अपॉन में t। यहाँ क्या पूछा है, हाइड्रोकार्बन का विघटन तो होता है लेकिन यहाँ आपको पूछा जो गया है क्वेश्चन के अंदर वो सक्रिय ऊर्जा ज्ञात करनी है।
तो देखो आपके पास इक्वेशन क्या दी गई है कि k की वैल्यू दी गई है, तो k के इक्वल क्या होता है, हम जानते हैं कि k इक्वल टू होता है a की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये होता है। तो इस समीकरण को इस समीकरण से क्या कर दो, तुलना कर दो, कंपेयर कर दो आपस में। जब तुलना करेंगे तो k के बराबर k है, और यहाँ जो a होता है उस a का मान कितना हमारे पास 4.5 इंटू 10 की पावर 11। यहाँ जो a है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4.5 इंटू 10 की पावर 11। यहाँ जो ये वैल्यू है a की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये किसके इक्वल है e की पावर माइनस 28,000 अपॉन टी के इक्वल। तो क्या करेंगे अपन, e की पावर माइनस 28,000 अपॉन टी इक्वल है e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी के इक्वल। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, देखो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 28,000, और यहाँ हमारे पास क्या बचा ई ए अपॉन, तो यहां से संकीर्ण ऊर्जा का मान कितना आएगा, 28,000 को आप मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, आर के साथ। डिपेंड करेगा आपको संकीर्ण ऊर्जा किसके अंदर चाहिए, अगर कैलोरी में चाहिए तो अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपको जूल के अंदर चाहिए तो 8.314 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो हमारे पास मान आ जाएगा इसका संकीर्ण ऊर्जा का। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्या था, आरएनएस सिद्धांत। इस टॉपिक के अंदर हमारे पास कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स क्वेश्चन पॉइंट्स बचे हैं, जैसे एक होता है छदन कोटि विक्रिया, और एक अपन ने लेक्चर वो जो बनाना है अपने को क्या कि अभिक्रिया वेग जो होता है उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं जो विक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन है एंटी लॉग वाले क्वेश्चन अपन कर लेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।